नेपाल में दोस्तों कल से लेकर आज तक में वो हो गया जो हर बार एक जुल्म के बाद होता है। जब पानी सर से ऊपर जाता है तो नतीजे ऐसे ही निकल करके आते हैं। पहले बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और अब नेपाल, एक के बाद एक हमारे पड़ोसी देशों में करप्शन के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई जा रही है कि सीधा तख्ता पलट हो रहा है, नेताओं को इस्तीफा देने पड़ रहे हैं। और दोस्तों अब इस सबका आप असर ये देखिए कि ये सारी स्थितियां हमारी गोदी मीडिया के होश ठिकाने लगा रहा है। जी हाँ, और ऐसा होते ही गोदी मीडिया पर भी भारत के अंदर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे जब कहीं भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठती है तो उसकी चपेट में इंडिया की चर्चा क्यों होने लगती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नेपाल के युवा के सामने प्रधानमंत्री केपी ओली झुक गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, साथ ही नेपाल के होम मिनिस्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मगर ये सब कुछ किस कीमत पर हुआ? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 24 घंटों में नेपाल का युवा सड़क पर था, क्योंकि नेपाल की केपी ओली सरकार ने वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी एप्स पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगाई थी। और इस पूरे सोशल मीडिया पर बैन क्यों हुआ? ताकि जो गुस्सा नेपाल की जनता में उमड़ रहा है वो दुनिया के सामने ना आए। सिर्फ टिकटॉक को बंद नहीं किया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक चीन की उपज है और एक अरसे से लगातार नेपाल जो है वो चीन के करीब आ रहा है। मगर ये जो युवाओं को जीत मिली तो किस कीमत पर मिली दोस्तों? 19 युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया, 400 घायल हैं वहां की सेना और वहां की पुलिस ने। और ये सब कुछ आखिर क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल में लेवल क्रॉस करप्शन हो रहा था। वहां की जनता ने सरकार के ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया है। नेपोटिज्म टर्म से अगर आप वाबस्ता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ ये है कि जो प्रिविलेज्ड सोसाइटी है सिर्फ उन्हीं को सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आम जनता को सिर्फ धक्के मिल रहे हैं। और जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, कुछ ना भी करके उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो इस एक चीज ने भी जबरदस्त उफान मारा नेपाल के अंदर। एम्प्लॉयमेंट को लेकर बवाल हुआ, तो मतलब समझ लीजिए वही सिमिलर रीजंस हर देश के होते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आम जनता के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होती। और नेपाल में ये पहली बार देखा गया कि इन तमाम मुद्दों के अलावा नेपोटिज्म जैसे मुद्दों को भी उठाया गया इस प्रोटेस्ट के अंदर। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों कुल जमा बात यह है कि नेपाल में सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा पहले से ही उबाल पर था। लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शासन में जवाबदेही की कमी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन जब सरकार को लगा कि प्रदर्शन, सरकार की नाकामी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैल रही है, तब उसने एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठा लिया और तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया, ताकि विरोध की आवाज बाहर ना जा सके। मगर उसके बाद क्या हुआ वो अब आपके सामने है। और दोस्तों ये जो पूरा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है ना, इसके पीछे की वजह केवल सोशल मीडिया बैन नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से युवाओं ने इतना बड़ा प्रदर्शन कर डाला? मीडिया में चारों तरफ यही बताया जा रहा है कि सिर्फ इस एक चीज की वजह से युवाओं ने ऐसा काम किया। मगर जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले पूरा खेल समझाया कि नेपाल किस स्थिति में था और है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और अब इन्हीं वजहों को लेकर अंजना ओम कश्यप भी नेपाल और वहां के प्रदर्शन पर अपना शो लेकर आई, जिसमें वो भ्रष्टाचार की बात कर रही है, नौकरियों की बात कर रही हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिर एक बार अंजना और उनकी पत्रकारिता पर सवाल भी उठने लगे। वैसे भी वो जनता को गुमराह करने के चक्कर में ऑलरेडी एक केस में फंसी हुई है बुरी तरह। तो लोग उनसे अब पूछ रहे हैं, जाने माने फैक्ट चेकर्स पूछ रहे हैं कि क्या जो अंजना नेपाल के लिए कह रही हैं वो बातें हमारे देश में लागू नहीं होती? भारत में भी तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे युवा सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ भी तो पेपर लीक होना आम बात हो गई है। अगर छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पीटा जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं, उन पर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, पानी की बौछार की जाती है, उन्हें डिटेन किया जाता है। तो भारत के अंदर भी तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर तो अंजना कुछ भी नहीं कहती। क्यों? क्या भारत की सरकार से सवाल पूछना मना है, या फिर जिस तरह कुछ लोगों को 2014 के बाद आजादी मिली उसी तरह इन पत्रकारों को गुलामी मिली और सवाल पूछना ये भूल गए बेचारे? दोस्तों जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है वो बहुत बड़ा संकेत है। ये बात लगातार कही जा रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन होते ही प्रदर्शन और ज्यादा भड़का, 19 से 20 लोगों की मौत हुई,
400 से ज्यादा लोग घायल हुए, संसद भवन में आगजनी हुई, जनता का गुस्सा साफ नजर आया। और इस सब के बाद अंजना ओम कश्यप बिल्कुल वैसी पत्रकारिता करती है जैसा कि सबने सोचा था। अपने शो में वो ये कहती हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह रील्स देखने या बनाने की लत भी है। चलिए माना आप सही बात कह रही हैं, मगर इस पूरे प्रदर्शन का होल एंड सोल रीजन सिर्फ ये नहीं था कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सच्चाई दोस्तों मैं आपको बताऊं, नेपाल में सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। नेपाल में भ्रष्टाचार की वजह से बेरोजगारी दर 10.71% है, जबकि युवाओं में यही बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है। आप खुद सोचिए, जब सरकार इन युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही तो ये सोशल मीडिया पर जाकर रील्स क्यों नहीं बनाएंगे? और क्यों इन्हें सोशल मीडिया की लत नहीं लगेगी? रील्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां से पैसा आता है, और ना सिर्फ पैसा आपको वो सोशल मीडिया ऐप दे रहा है, बल्कि आप जो दूसरे ब्रांड्स या फिर बिजनेस के साथ कोलैब करते हैं वहां से भी पैसा आ रहा है। तो दूसरे देश के एप्स आपके नागरिकों को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में विफल हो रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हो कि लत लग गई है। Why don't you do something for your country? सिर्फ भाषण देने से काम थोड़ी चलेगा। दोस्तों ये सब कुछ एक सर्कल की तरह घूम रहा है। बिल्कुल, नेपाल इकोनॉमिकल फोरम स्टडी 2020 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 67.6% लोग मानते हैं कि नेपाल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेनमार्क के नेपाल रिस्क रिपोर्ट में बताया गया है कि 66% कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए और 50% कंपनियों को इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। नेपाल के लोग मानते हैं, आरोप लगाते हैं कि वहां की अदालतों में भी भ्रष्टाचार फैला है। इंसाफ नोटों की गड्डियों से तय किया जाता है, वहां की जनता का ये आरोप है। तो अगर नेपाल की जनता चाहे कि हम कोई काम शुरू करें जिसमें ऑलरेडी पैसा लगना है, तो वो पैसा उन काम के लिए काफी नहीं है। इनको और पैसा चाहिए ताकि ये आगे खिला सके। इसके बाद किसी भी व्यक्ति का काम आगे बढ़ेगा। और अंजना नेपाल पर भ्रष्टाचार तो बता दिया, लेकिन जब भारत में पुल गिरते हैं, सड़कों पर गड्ढे बनते हैं और प्रोजेक्ट्स में सिर्फ बजट को अधिकारियों द्वारा खाया जाता है, यहां तक कि किसी भी सरकार को जब डेवलपमेंट के लिए बजट अलॉट किया जाता है तब वो भी पैसा खा लिया जाता है, और जिसका कोई हिसाब भी नहीं होता। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? ये तमाम अधिकारी दोस्तों, बड़े बड़े नेता अपना पेट और जेब भर रहे, जनता जाए भाड़ में। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलता है, एक ना एक दिन आता है जो ऐसा होता है जैसा कि आप नेपाल में देख रहे हैं। हमारी भोली अंजना दूसरे देश के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, मगर अपने देश के भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए इनके मुंह में लड्डू आ जाता है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? इस जबरदस्त पत्रकारिता की मिसाल जो अंजना द्वारा दी गई है उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही नेपाल में जो कुछ हुआ उस पर भी आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।